सो गाइस, पिछले वीडियो में हमने अटैक ऑन टाइटन मांगा के चैप्टर 139 को एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी देन डू वॉच इट फर्स्ट, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपके क्वेश्चंस को आंसर करूंगा जो कि ईओटी चैप्टर 139 के बाद काफी लोगों के दिमाग में है। वीडियो का लिंक आपको कार्ड और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा। और हाँ, हो सकता है इस वीडियो का थंबनेल आपको थोड़ा ऑफेंड कर दे, बट आई रिक्वेस्ट यू गाइस टू वॉच द एंटायर वीडियो और आप लोगों के काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर हो जाएंगे। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो हे गाइस, वेलकम टू द वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हो और आपको ऐसे ही इन डेप्थ ईओटी वीडियोस चाहिए देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड टर्न दैट बेल नोटिफिकेशन ऑन। नाउ विदाउट फर्दर अडू, वेट, you asked for it, you got it. गाइस, ये जो एपिक इंट्रो आपने देखा था और जो मेरा करंट इंट्रो है वो मेरे दोस्त अभिषेक ने बनाया है। यही नहीं, चैनल लोगो भी उसी ने डिजाइन किया है। अभिषेक ओमेगल वीडियोस बनाता है जो कि काफी फनी होती हैं। डू चेक इट आउट हिज चैनल, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अब एक स्पॉइलर वार्निंग टू द एनिमे ओनली और जिन्होंने मांगा का चैप्टर 139 नहीं पढ़ा टिल येट। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आपके क्वेश्चंस को आंसर करने से पहले मैं आपको कुछ सीक्वेंसेस के बारे में बताना चाहता हूँ, जैसे कि एरिन हैज टू डिफरेंट मेंटालिटीज। एरिन सीजन 4 से अपने कोल्ड बिहेवियर और बैडएसरी के लिए जाना जाने लगा, लेकिन एंड में मिकासा के लिए उसने अपनी फीलिंग्स की, जिससे काफी सारे लोग ट्रिगर हो गए। अगर मैं आपसे कहूं कि स्टोरी में 2 एरिन थे तो आपका रिएक्शन क्या होगा? एक्चुअली में जिस फोकस्ड एरिन को हम सीजन 4 में देख रहे हैं वो एक्चुअली में वैसा ही है, और आगे जाकर जब वो फाउंडिंग टाइटन को एक्टिवेट करेगा तब उसका कैरेक्टर चेंज होगा। मुझे पता है आप लोग काफी कंफ्यूज हो गए हो ये सब सुनकर, तो चलो डिटेल में डिस्कस करते हैं। मेडल सेरेमनी के दौरान जब एरिन हिस्टोरिया के हाथ को किस करता है तो उसका फाउंडिंग टाइटन पार्शियली एक्टिवेट हो जाता है और उसे फ्यूचर के काफी सारे इवेंट्स दिखते हैं, लाइक गिरशा का फाउंडिंग टाइटन को रॉयल फैमिली से छीनना, और मोस्ट प्रोबेबली उसे रंबलिंग और अपनी डेथ तक के सारे इवेंट्स दिख गए थे, बट उसे कोई आइडिया नहीं था कि वो कैसे मरेगा और उसके दोस्तों के क्या रोल्स होंगे। और क्योंकि अटैक ऑन टाइटन यूनिवर्स में कोई अल्टरनेट टाइमलाइन नहीं है, दैट्स व्हाई जो इवेंट्स एरिन ने देखे थे वो इनएविटेबल थे और ये सारे इवेंट्स होने ही होने थे। इसीलिए एरिन सिंगल माइंडेडली उन सब चीजों को एग्जीक्यूट करने में लग जाता है जो कि उसने अपने अटैक टाइटन की मेमोरीज और फाउंडिंग टाइटन के पार्शियल एक्टिवेशन के बाद में देखा था। एरिन को पता था कि वो अपनी मर्जी से चीजें नहीं कर सकता, उसे साशा की डेथ के बारे में पता था और उसे पता था कि वो उसे नहीं रोक सकता। उसके बाद एरिन जब फाउंडर एमीर और ज़ीक की हेल्प से फाउंडिंग टाइटन को एक्टिवेट करता है, उसके बाद वो लिटरली पूरी टाइमलाइन में प्रेजेंट था। इसी पावर से उसने डायनाफिट्स के टाइटन को बर्तोर्ट की तरफ से डिफ्लेक्ट किया था और अपनी मॉम की तरफ भेजा था, और इसी पावर से एरिन ने गिरशा को फाउंडिंग टाइटन लेने के लिए फोर्स किया था। ये तो हमें मांगा में साफ दिखाया है। जब एरिन और ज़ीक गिरशा की मेमोरीज में होते हैं, हाउ एरिन फोर्स्ड गिरशा टू टेक द फाउंडर टाइटन एंड किल ऑल द रॉयल ब्लड फैमिली मेंबर्स एक्सेप्ट रॉड रीस। उसने रॉड रीस को छोड़ा बिकॉज उसका फ्यूचर में एक बहुत बड़ा रोल था। और इसके अलावा एरिन ने ही अपने छोटे वर्जन को मेमोरीज भेजकर रेडी किया था फॉर द फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस। हमें एनिमे में 2-3 जगह एडल्ट एरिन जैसा एक पर्सन दिखाया है सीजन 1 में। आई डोंट नो कि वो एरिन था कि नहीं, बट एरिन पूरी टाइमलाइन में मौजूद था। अटैक ऑन टाइटन में हमें बर्ड्स का एक बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंस देखने को मिलता है और एंड में भी हमें बर्ड्स देखने को मिली जब वो मिकासा के स्कार्फ को रोल करती है। बट क्या ये फर्स्ट टाइम था? नहीं, मोस्ट प्रोबेबली ये वर्ड्स एरिन को सिग्निफाई करती हैं जब वो पाथ में ट्रेवल करता है। इसके काफी एग्जांपल्स भी हैं। देयर वाज अ सीन इन मांगा जब आर्मिन, एनी और हमारे बाकी के स्काउट्स बोट में जा रहे थे, तब एक बर्ड अपना पंख गिराती है और आर्मिन उसे पकड़ लेता है। बर्ड का पंख एक्चुअली पीस का साइन होता है और वो लोग भी पूरी दुनिया के साथ मीटिंग के लिए जा रहे थे, वो भी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्ल्ड पीस। इसके अलावा जब आर्मिन को उसकी मेमोरीज याद आती हैं ऑन द हिजुरु शिप, तब भी एक बर्ड उसके पास से उड़कर जा रही होती है। इसके अलावा सीजन 4 एपिसोड 1 में हमें बर्ड दिखाई देती है जो कि फाल्को के ऊपर उड़ रही होती है। ये भी मोस्ट प्रोबेबली एरिन ही था जिसने फाल्को को वो ड्रीम दिखाया जिसकी वजह से फाल्को आगे जाकर फ्लाइंग टाइटन बन पाया। आई थिंक ये एग्जांपल्स एनफ हैं टू प्रूव दैट एरिन वाज प्रेजेंट इन द एंटायर टाइमलाइन और वो इवेंट्स को वैसे ही एग्जीक्यूट कर रहा था जैसे कि वो होने चाहिए थे। ये कुछ सीक्वेंसेस हैं जो कि आपको बताना जरूरी थे टू अंडरस्टैंड द होल स्टोरी इन अ बेटर वे। नाउ लेट्स जंप टू योर क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, एरिन किलिंग हिज पेरेंट्स डजंट मेक सेंस। वेल, अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि ईओटी में कोई टाइमलाइन एग्जिस्ट नहीं करती, सो सारे इवेंट्स प्रीसेट हैं। अगर वहां बर्तोर्ट मर जाता तो ymir कभी भी फ्री नहीं होती और टाइटन्स की पावर अभी भी एग्जिस्ट
करती और पता नहीं कितना कत्लेआम और होता। सेम सिचुएशन होती अगर गिरशा रॉयल फैमिली से फाउंडिंग टाइटन नहीं लेता। ymir को उसकी 2000 ईयर्स की इटरनल स्लेवरी से फ्री करने के लिए और टाइटन पावर्स को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए एरन को ये करना ही था। उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं। और एरन एक सोल्जर है। एक सोल्जर के लिए उसके लोग उसकी फैमिली से ऊपर आते हैं। एक्चुअली एरन वाज द चोजन वन और ये सब रोकना इनएविटेबल था, जैसा कि एओटी वर्ल्ड की टाइमलाइन एक स्ट्रेट टाइमलाइन है। सेकंड क्वेश्चन, वाज एरन रियली अ स्लेव ऑफ ymir? एरन को सीरीज में काफी फ्रीडम ओरिएंटेड पर्सन दिखाया है और वो जीक से बोलता है अगर कोई दूसरा पर्सन उससे उसकी फ्रीडम छीनने की कोशिश करेगा तो वो खुद भी उसकी फ्रीडम छीनने से पीछे नहीं हटेगा। बट मांगा में एक जगह एरन बोलता है कि ये सब ymir का बनाया हुआ प्लान है और वो बस इसे फॉलो कर रहा है। क्या एरन रियल में ymir का स्लेव है? लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले ymir खुद एक स्लेव थी। वो इवन जीक को भी फॉलो कर रही थी जिसके पास फाउंडिंग टाइटन भी नहीं था, जस्ट बिकॉज ही हैज द रॉयल ब्लड। जब एरन ने ymir को सेंसेस में लाया और उसे बताया कि वो स्लेव नहीं है, वो बस एक इंसान है और वो उसे फ्रीडम दिलाएगा जिसकी वो 2000 सालों से वेट कर रही थी। ymir इसके बाद एरन का साथ देने लगी और एरन के साथ मिलकर उसके दोस्तों से भी लड़ने लगी एंशिएंट टाइटन शिफ्टर्स की मदद से। सो ymir खुद एक स्लेव थी जिसे एरन ने सेंसेस में लाया। देयर इज नो वे दैट एरन कैन बी हर स्लेव, बट एक्चुअली में एरन स्लेव था, वो भी आउटकम का स्लेव। और ये स्लेवरी उसने खुद चुनी थी ताकि उसके दोस्त एक लॉन्ग लाइफ जी पाए। सिंस आउटकम पहले से ही सेट थे, एरन चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। ना वो खुद को बचा सकता था और ना ही साशा को, बिकॉज इन दोनों की डेथ ऑलरेडी प्रीसेट थी। और वैसे भी इन दिस वर्ल्ड एब्सोल्यूट फ्रीडम डजंट एग्जिस्ट। हर कोई किसी ना किसी चीज का गुलाम है। बिलियनियर्स पैसे और सक्सेस के गुलाम है। वी पीपल आर स्लेव्स ऑफ आवर कैरियर। चेन स्मोकर्स आर स्लेव्स ऑफ सिगरेट्स एंड अदर एडिक्टिव्स। आई मीन एब्सोल्यूट फ्रीडम डजंट एग्जिस्ट। एब्सोल्यूट फ्रीडम इज जस्ट एन इल्यूजन। और एरन ने वो फ्रीडम अपने दोस्तों के लिए सैक्रिफाइस कर दी, बट आई डोंट थिंक कंप्लीटली। चैप्टर 131 में हमने देखा किड एरन शाहरुख खान वाला पोज मारते हुए बोलता है जो पर्सन इन वॉल्स के बाहर का वर्ल्ड देख पाए दुनिया का सबसे फ्री इंसान होगा। और अगर ये एरन के लिए फ्रीडम है तो उसने फ्रीडम अटेन कर ली है। चैप्टर 139 में हमने देखा कि वो बर्ड मिकासा को स्कार्फ रोल करती है, साथ ही में फेदर गिराकर आर्मिन को पीस का साइन देती है। बट हम लोग जानते हैं एरन तो मर चुका है, बट वो स्टिल बर्ड की फॉर्म में कैसे है? एक्चुअली में एरन अभी भी पाथ में है और वो अब कहीं भी ट्रेवल कर सकता है और वो अपने करीबी लोगों पर नजर भी रखता है। और इन दिस वे एरन हैज अटेन्ड द फ्रीडम he was striving for. How Eren's character changed so drastically at the end. एरन जब लास्ट में अपने ह्यूमनली इमोशंस शो करता है और मिकासा के लिए रोमांटिक फीलिंग्स को शो करता है तो लोगों को ये चीज एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। I don't know why. अगर आपको याद हो तो चैप्टर 131 में एरन उस रामजी नाम के बच्चे से सॉरी बोलता है। वहाँ भी एरन ने अपनी ह्यूमन इमोशंस को शो किया था और एरन वहाँ पर रोया भी था। एरन ने ये सब इसीलिए किया बिकॉज ये सब इनएविटेबल था और एल्डियंस की वेलफेयर के लिए जरूरी भी था। एरन वॉज नॉट अ मॉन्स्टर, ही वॉज अ ह्यूमन आफ्टर ऑल। एक्चुअली में पाथ्स में पहुंचने के बाद एरन बुरी तरह कंफ्यूज हो गया था। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को कोएग्जिस्ट करते देख एरन बुरी तरह स्क्रू अप हो चुका था। जब चैप्टर 139 में एरन आर्मिन से पाथ्स में मिलता है तब वो बोलता है कि वो 80% लोगों को मार देगा, बट उसे नहीं पता कि वो लोग उसे कैसे रोकेंगे। इसी के साथ उसे ये भी पता है कि उसकी डेथ कंफर्म्ड है और जब किसी ह्यूमन का अंत निकट होता है तो उसके इमोशंस बाहर आना बहुत ही नेचुरल सी चीज है। एरन एक 19 साल का लड़का है और मिकासा के लिए उसकी फीलिंग्स ये पहली बार नहीं थी। सीजन 2 में हानिस की डेथ के बाद एरन मिकासा से बोलता है कि वो जब भी जरूरत पड़ेगी मिकासा को वो स्कार्फ बांधेगा। इसके अलावा एरन का मिकासा से पूछना कि वो उसके लिए क्या है, ये सब भी उसकी फीलिंग्स ही थी मिकासा के लिए। इसके अलावा जब जीक और एरन गिरशा की मेमोरीज में थे तब एरन एक मेमोरी पर रुका था और वो मेमोरी थी जब वो पहली बार मिकासा को स्कार्फ बांधता है। ये भी एरन की मिकासा को लेकर रोमांटिक फीलिंग्स शो करता है। सो नॉट ओनली मिकासा, एरन ऑलवेज हैड सम काइंड ऑफ रोमांटिक फीलिंग्स फॉर मिकासा, बट वो उन फीलिंग्स को बाद में जाकर समझा और उसके अंतिम समय में उन फीलिंग्स का बाहर आना एओटी की स्टोरी को काफी ज्यादा रियलिस्टिक बनाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इट वॉज ऑल देयर सिंस द वेरी बिगनिंग। कुछ लोग चाहते हैं कि एरन और मिकासा साथ में एंड अप होकर एक अच्छी लाइफ जिए। इसका सीक्वेंस चैप्टर 138 में ऑलरेडी दिखाया गया था कि अगर एरन और मिकासा साथ में एंड अप होते पूरा वर्ल्ड पैराडाइस पर अटैक कर देता और प्रोबेबली पैराडाइस खत्म हो जाता। सो एक्चुअली ये एंडिंग तो कोई सेंस नहीं बनाती। और अगर ymir को फ्री करना था और टाइटन पावर को वर्ल्ड से एक्सटर्मिनेट करना था तो एरन की डेथ का कोई विकल्प नहीं था। सो दिस वाज नॉट अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक्चुअली। व्हाई ymir हैज चोजन मिकासा टू एंड दिस ऑल? इसका आंसर प्रोबेबली आपको
मिल चुका है। मिकासा और एमिर दोनों अपनी साइड से अनकंडीशनल लव करते थे, बट एरन को मारने के बाद मिकासा ने एमिर को ट्रू लव का मीनिंग बताया। उसने एमिर को स्लेवरी और लव के बीच का डिफरेंस समझाया और उसके बाद एमिर आजाद हो गई फ्रॉम द एगनी ऑफ लव। यूथनाइजेशन और एरन्स प्लान। वेल, ज़ीक और एरन के प्लान्स के एंड गोल्स अलग अलग थे। ज़ीक चाहता था कि दुनिया से टाइटन पावर्स खत्म हो जाएं और पूरा वर्ल्ड खुश रहे। ऑन द अदर हैंड एरन चाहता था कि उसके लोग खुश रहें और टाइटन पावर्स खत्म हो जाएं। एक्चुअली में एरन वाज लिटिल मोर पॉसेसिव अबाउट द पीपल ही केयर्स। ऑन द अदर हैंड ज़ीक जन कल्याण चाहता था। व्हाई एरन किल्ड 80% ऑफ पीपल, ही शुड हैव किल्ड 100% ऑफ द पीपल। इसका आंसर एरन खुद दे चुका है। जब तक ह्यूमैनिटी इस दुनिया में रहेगी तब तक साइकिल ऑफ हेट्रेड रहेगी, which ultimately leads to conflicts and wars। इसीलिए चाहे एरन 100% पॉपुलेशन को मार देता, स्टिल एल्डियंस के खुद के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाती। इसका एक और रीजन है कि पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी वेपन्स में एल्डिया से काफी ज्यादा आगे थी। एरन एक्चुअली गिव देम टाइम टू बिकम इक्वल टू द वर्ल्ड, बिकॉज एज आई टोल्ड अर्लियर, हेट्रेड, कॉन्फ्लिक्ट्स कैन नॉट बी eradicated from the world as far as humanity exists। While Levi was on wheelchair, well, जब लीवाई और गैंग एंशिएंट शिफ्टर्स को फेस कर रहे होते हैं तब कॉनी को बचाने के दौरान एक स्नेक बीस्ट टाइटन लीवाई के पैर को क्रश कर देता है। That's why Levi was on wheelchair। Have Levi and Mikasa lost their powers? लीवाई और मिकासा दोनों की पावर्स एक्चुअली में फाउंडिंग टाइटन से ही थी। क्या उन दोनों की पावर्स भी फाउंडिंग टाइटन के साथ जा चुकी हैं? लीवाई, मिकासा और बाकी के एकरमैन्स को पावर एनाटॉमिकल मैनिपुलेशन की वजह से मिल रही थी। एनाटॉमिकल मैनिपुलेशन मतलब उनके बॉडी पार्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने से। That's why I don't think कि उनकी बॉडी की एनाटॉमी चेंज हो गई है आफ्टर द डेथ ऑफ फाउंडिंग टाइटन। So I think they still have their powers। How Mikasa crossed the sea for Eren's burial? Well guys, this is kind of stupid question। ऐसा लग रहा है you guys are pulling Isayama's leg। हो सकता है मिकासा वहां से दूर चली गई हो, बिकॉज वो उस टाइम काफी ज्यादा इमोशनल थी और वहां पर एल्डियंस और मार्लियंस के बीच में गर्मा गर्मी का माहौल था और बाद में मिकासा आर्मिन वगैरह के साथ पैराडाइस चली गई हो। I request you guys to respect Isayama and Attack on Titan। You can't hate it just because you didn't like the last chapter of it। बाकी के 138 चैप्टर्स के लिए तो उन्हें अप्रिशिएट करो। So it's a humble request from my side, please respect Isayama as well as Attack on Titan। Zeke's character had a forced ending। Zeke was an amazing and multi-dimensional character in Attack on Titan और ईसायामा ने उसे परफेक्ट एंडिंग दी। Zeke deserves a वीडियो और उसके कैरेक्टर पर एक वीडियो आएगी, उसके बारे में पूरी बात करेंगे। So stay tuned। My review। टाइम लूप थ्योरी, अल्टरनेट रियलिटी थ्योरी, रीइंकार्नेशन थ्योरी, जैसे अमेजिंग फैन थ्योरीज के बाद एंडिंग थोड़ी सिंपल थी। सो मुझे बस थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट वहां हुआ। बाकी चैप्टर हल्का सा रश लगा, बट जून में कुछ एक्स्ट्रा पेजेस आएंगे, सो मोस्ट प्रोबेबली ये वाला फ्लो वहां सॉर्ट आउट हो जाएगा। बाकी आपको AOT के 138 चैप्टर्स मास्टरपीस लगे, बट 139 ने थोड़ा डिसअपॉइंट किया, तो पूरे AOT को बैकलैश मत दीजिए। सो गाइस, ये थे वो सारे क्वेश्चंस जो मैं आंसर करना चाहता था। अगर आपका क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर दैट क्वेश्चन। सो गाइस, दैट वाज इट फॉर द वीडियो। आई होप यू गाइस लव्ड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो एंशिएंट टाइटन शिफ्टर्स पर आएगी, सो स्टे ट्यून्ड। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है और आपको हल्का सा भी कोई डाउट क्लियर हुआ है तो कमेंट्स में हार्ट वाला इमोजी कमेंट कर सकते हो और इसी के साथ वीडियो को लाइक करो, अपने AOT टार्ट्स फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और अपनी AOT टार्ट्स की फैमिली ज्वाइन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन को दबाओ। इसी के साथ आप हमसे डिस्कॉर्ड और इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो और लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।